हाय गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे धातु का निष्कर्षण यानी कि धातु का दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे और उसका निष्कर्षण उसका मुख्य अयस्कों से करे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्य अयस्क का नाम लिखे और उसका निष्कर्षण अयस्कों से करना है। तो यहाँ पे मुख्य अयस्क धातु का निष्कर्षण करे। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बीएसबी की काफी एग्जाम में पूछा गया है 13, 16, 17। और देखिए अगर यहाँ पे एल्युमिनियम पूछेगा तो लोहा नहीं, लोहा पूछेगा तो एल्युमिनियम नहीं। तो दोनों आप याद कर लीजिएगा, आपको एक पक्का पूछ देगा। तो इससे पहले आपको एल्युमिनियम पढ़ा रहा है उसका जरूर जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं है, चलिए हटाइए। क्वेश्चन है, मानिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, धातु के जो धातु या लोहा का दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे तथा इसके मुख्य अयस्कों के साधन का सिद्धांत लिखे। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर हो जाएंगे, यानी कि यह बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे, यानी दो मुख्य अयस्क निम्नलिखित है। तो क्या है, हेमेटाइट पूछ देगा। हेमेटाइट यानी कि लोहा का मुख्य अयस्क का नाम क्या है, तो आप लिख सकते हैं हेमेटाइट। कभी मैग्नेटाइट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर। लेकिन यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। चाहे कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ सकता है कि लोहा का दो मुख्य अयस्क का नाम लिखे साथ में सूत्र लिखे। तो आप ये लिख दीजिएगा, यह तो 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि किसी भी तरीका से आपको इससे 5 मार्क्स उठने वाले हैं। किसी भी तरीका से न भी पूछे तभी 5 मार्क्स उठेंगे, आप पूछ दे तभी 5 मार्क उठेंगे। क्या है कि कभी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, शॉर्ट में नहीं पूछेगा लॉन्ग में पूछेगा ना, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। तो क्या है, दो मुख्य अयस्क क्या है देख लीजिए यहाँ पे। तो हेमेटाइट Fe2O3, Fe2O3 यानी कि Fe2O3 होता है हेमेटाइट। अब मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4 यानी कि कुछ नहीं, 2 तो 3, 3 तो 4। मैग्नेटाइट तो Fe3O4 और हेमेटाइट Fe2O3। समझ गए इस बात को। तो यह क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए मतलब इसका मतलब आगे चलते हैं। मतलब क्या, दो मुख्य अयस्क का नाम लिख दिए। अब क्या करा है, तथा इसके मुख्य अयस्कों का सांद्रण का सिद्धांत लिखना है। क्या है, मुख्य अयस्कों सांद्रण का सिद्धांत लिखना है, यानी कि निष्कर्षण का सिद्धांत या सांद्रण का सिद्धांत लिखना है। देखिए आप चलिए यहाँ शुरू होता है मेन फंडा, वह तो आपको 1 मार्क्स इससे मिल जाएगा इसमें। आगे चलिए, आगे चलने पर क्या मिलता है आपको, देखिए यहाँ पे धातु का निष्कर्षण। यहाँ पे क्या लिख रहा है, धातु का निष्कर्षण, यानी कि यहाँ से शुरू होता है मेन। तो धातु का निष्कर्षण यहाँ से समझने चलिए। आपको एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में आपको इतना जवाब देना पड़ेगा। तो क्या धातु का निष्कर्षण शुरू करते थे, एक पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, अयस्कों को तोड़ना तथा पीसना। यानी कि सबसे पहले जो अयस्क प्राप्त होता है उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद पीसा जाता है। तो लिखिए तोड़ा या तोड़ना तथा पीसना। तो क्या देखिए, खनन से प्राप्त अयस्क बड़े टुकड़े में के रूप में हो रहते हैं। बात सही है कि जब हम लोग अयस्क पृथ्वी से निकालते हैं, चाहे खोन कर निकालते हैं, तो अयस्क जो होता है बड़े बड़े चट्टान या टुकड़े के रूप में रहता है। वही बड़े बड़े टुकड़े के रूप में रहता है। इसे पीस कर चूर्ण बनाया जाता है तथा चलनी से चाल लिया जाता है। देखिए होता क्या है, बड़े बड़े टुकड़े जो रहते हैं उसको क्या पीस कर, यानी उसको पीस कर चूर्ण यानी कि चूर्ण के रूप में बनाया जाता है। उसको उसके बाद क्या करा जाता है, चलनी से चाल लिया जाता है। अब सोच रहे हैं छोटा चलनी नहीं, वो मशीन द्वारा चाला जाता है इसको, यानी कि चलनी टाइप का रहता है, छिद्र उस पर रख के इसको चाल लिया जाता है। इतना हो जाता है। तो यह पॉइंट नंबर 1 था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसी का पॉइंट है। आगे पॉइंट क्या करना पड़ता है, अयस्कों का सांद्रण, जो अयस्क प्राप्त होता है, जो चलनी से चालने के बाद जो अयस्क प्राप्त होता है उसका क्या करेंगे हम लोग, सांद्रण करेंगे। तो सांद्रण जो अयस्क किसको होता है, यानी कि लोहा जो है, लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, किसी भी से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम हेमेटाइट से करेंगे। यहाँ पे मैग्नेटाइट भी लिखे तो उसका भी उपाय वही होता है जो करना है। तो क्या होता है, कैसे सांद्रण किया जाता है, देखिए इसमें देखिए लोहा क्या है, तो लोहा होता है चुंबक में सट जाएगा, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा इसका अयस्क का सांद्रण करेंगे। क्योंकि देखिए लोहा है जो कि चुंबक द्वारा सटता है ना। अगर हम मिट्टी में अगर लोहा मिला दे, अगर मिट्टी में बहुत सारा लोहा मिला दे, टुकड़ा लोहा का, अगर उस पर हम चुंबक ले जाएंगे तो मिट्टी सटेगा नहीं, सटेगा। क्या सटेगा, चुंबक में लोहा जो टुकड़ा होगा लोहा का वो सट जाएगा और मिट्टी में मिट्टी का मिट्टी रह जाएगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखा हो देखिए, हेमेटाइट अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। समझ गए इस बात को। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा चुंबकीय पृथक्करण विधि यही है। अभी हम समझाएंगे इस बात को, सोचिए समझिए ना, रुकिए ना। तो इस विधि में 2 चुंबक का बना रोलर होता है। देखिए 2 चुंबक, यह एक चुंबक का है, यह एक चुंबक का रोलर, यानी कि इसको कह सकते हैं ध्रुव होता है या रोलर कह सकते हैं। यानी कि 2 चुंबक का रोलर यानी कि ध्रुव होता है। समझ गए। इस पर लगे पट्टा पर, देखिए यहाँ पे लगा पट्टा है, यहाँ पट्टा होता है, यह पट्टा जो पट्टा होता है, लगे पट्टा पर चूर्णित अयस्क को गिराया जाता है। देखिए 2 ध्रुव है, मतलब 2 ध्रुव है यानी कि रोलर है, इस पर लगा पट्टा है और पट्टा पर क्या अयस्क, देखिए यहाँ पे चूर्णित अयस्क को गिराया जा रहा है।
कहाँ पे, पट्टा पर, यानी देख पाए यहाँ पे चुनित अयस्क को गिराया जाता है किस पर, पट्टा पर। इसलिए मैं फिगर लेता हूँ क्योंकि आपको समझ आए, नहीं तो देखिए ऐसे कोई भी पढ़ा देगा, ऐसे समझा देगा, नहीं समझ में आएगा। फिगर से समझने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे 2 ध्रुव है, इसी बात को यहाँ पे लिखा है, 2 ध्रुव है, इस पर पट्टा लगा हुआ है, इस पर अयस्क को गिराया जा रहा है। देखिए अगर फिगर समझ गए तो अपने परिभाषा में इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह जरूरत नहीं कि यही परिभाषा ले, लेकिन समझ लीजिए, तो हम समझने के लिए लाए हैं। ऐसा बात नहीं कि अच्छा मतलब इसको बहुत शॉर्ट में लिखे, अच्छा तरीका से लिखे, फिर भी अपने तरीका से लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, अयस्क को इस पर गिराया जाता है। देखिए यहाँ पे चुनित अयस्क को गिराया जाता है तो शुद्ध धातु, यानी जो शुद्ध धातु होगा, देखिए जब शुद्ध धातु होगा, जो धातु होगा वो बिल्कुल है कि चुंबकीय अयस्क या चुंबक नाल होगा, जो नाल यानी कि ध्रुव होगा, इनमें सट जाएगा तो इधर आ जाएगा, सट के तो इधर भागेगा ना, तो इधर गिरेगा। यानी कि शुद्ध धातु रोलर के पास गिरता है तथा अशुद्धि बाहर दूर गिरता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे समझ पा रहे हो क्या, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक के या रोलर के पास गिर रहा है, और अचुंबकीय यानी कि जो चुंबक में नहीं सट पाता है, यानी कि अशुद्धि है, वह बाहर गिर जाता है, यानी कि दूर गिर जाता है। तो समझ गए इस बात को, फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं। हेमेटाइट अयस्कों का शानदार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है, समझ गए। इस विधि में 2 चुंबक का बना नाल होता है, यानी कि चुंबक का ध्रुव या रोलर कह सकते हैं होता है। इससे लगे पट्टा पर चुनित अयस्क को गिराया जाता है तो शुद्ध धातु रोलर के पास गिरता है तथा अशुद्ध धातु रोलर के दूर गिरता है। समझ गई इस बात को। देखिए आप फिगर से समझ सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। देखिए वहाँ पे एग्जाम में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर फिगर बना दीजिएगा तो अच्छा है। नहीं अगर याद रहे फिगर तो कोई बात नहीं, लेकिन यह पूछ सकता है। तो अगर आपको पूछिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अयस्क का सांद्रण क्या है, तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए इस बात को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसका 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पॉइंट देखिए, 3 नंबर पॉइंट में क्या होता है। देखिए सब इसी का पॉइंट है, पॉइंट सब इसी का है। 3 नंबर पॉइंट में क्या करना है आपको, या निस्तापन या भर्जन, आपको निस्तापन करना पड़ेगा या भर्जन। जो अयस्क प्राप्त हुआ, वहाँ जो अयस्क हम लोग प्राप्त करेंगे, जो शुद्ध अयस्क, उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमको भर्जन या निस्तापन करेंगे। तो क्या कैसे होता है, देखिए यह आप फिगर देख पड़ेगा, फिगर के अनुसार ही होता है। तो देखिए फिर भी यहाँ देखिए, जब सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी कि जब सांद्रित अयस्क, जो सांद्रित अयस्क होगा वो वायु की उपस्थिति में, यानी कि वायु की अधिकता में, यानी कि O2 वायु का होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या कह सकते हैं वायु की उपस्थिति में, चाहे वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जो भी उसमें जल रहेगा, जो अयस्क में जल उपस्थित रहेगा, वह जब उसको गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में, तो जल भाप के रूप में बाहर निकल जाएगा तथा शुद्ध ऑक्साइड बाहर बच जाएगा, यानी कि तथा शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं ना इस बात को। देखिए इस प्रकार से जो मैं समझा रहा हूँ और इस प्रकार से जो मैं लिख कर आया हूँ, ऐसा कोई नहीं बताता। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, कहीं भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो क्या है, तो शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ समझ गए क्या होता है, जो सांद्रित अयस्क होता है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो उसमें से बिल्कुल है कि गर्म करेंगे तो उसमें जो भी जल रहेगा वह वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा तथा शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ से मेन फंडा चालू होता है, थोड़ा यहाँ से यहाँ तक याद हो गया। अगर आपको कभी पूछे निस्तापन क्या है तो आप इसको लिख सकते हैं, निस्तापन का परिभाषा यह लिख सकते हैं। आप पूछा जाता है 2 मार्क्स में, निस्तापन या भर्जन, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला पॉइंट इसी का प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, या फिगर देख पड़ेगा, आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निस्तापित अयस्कों को, यानी कि निस्तापित अयस्कों को चूना पत्थर तथा कोक के साथ, देखिए यहाँ पे कोक लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कोक, यानी कि चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्टी, यह वात्य भट्टी है। नीचे देख पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वात्य भट्टी, यहाँ पे देख पड़ेगा। मैं यहाँ पे यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा वात्य भट्टी, समझ गए इस बात को। देखिए यह वात्य भट्टी है। तो वात्य भट्टी जो होता है, यानी कि वात्य भट्टी यह है जो हम इसीलिए फिगर लाया हूँ। इसमें क्या है, निस्तापित अयस्कों को चूना पत्थर तथा, क्या चूना पत्थर तथा, यहाँ पे कोक है देख लीजिए, यहाँ पे चूना पत्थर तथा कोक के साथ, चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर क्या वात्य भट्टी के ऊपर से, देखिए वात्य भट्टी के ऊपर से क्या कहते हैं, गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है, तो कोक जलने से, यानी कि कोक जब जलेगा तो क्या होगा, जब कोक जलने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्राप्त होता है, और CO प्राप्त होता है।
और निकलने का दो रास्ता होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो ये रास्ता होता है, एक रास्ता होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में, अब देख पा रहे हो यहाँ पे देखने का प्रयास करें। यहाँ पे गैस निकालने का द्वार है, यह द्वार है, यानी कि इससे गैस निकलता है कौन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों निकलता है। तो यह कारण निस्तापित है, इसको चुनना पड़ता तथा कोक के साथ मिलाकर वात्य भट्टी के ऊपर से गिराया जाता है तथा कोक जलने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। समझ गए। लेकिन फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, चलिए आगे देखते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा क्या, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा छोट करने का प्रयास करता हूँ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, वात्य यानी कि वात्य भट्टी के ऊपरी हिस्सा में, यानी जो वात्य भट्टी के ऊपरी हिस्सा में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड औकारक का होगा, यहाँ पे औकारक का कार्य करता है तथा निचले हिस्सा में स्वयं कार्बन ही औकारक का कार्य करता है। देखिए अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का दोनों से अभिक्रिया कराकर हम लोग Fe निकालेंगे, यानी कि लोहा को हम प्राप्त कर लेंगे। फिर भी वह शुद्ध नहीं होता है, कुछ अशुद्धि रह जाता है। चलिए आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपरी हिस्सा में कार्बन मोनोऑक्साइड और निचले हिस्सा में कार्बन औकारक का कार्य करता है, यह पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है। तो यह उसके बाद आपको अभिक्रिया करना है, यह अभिक्रिया यही आपको मेन याद रखना है। तो यहाँ तक हमारे जैसे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर से बैक जाइए, फिर से एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। और इसका टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद मिलेगा, यह याद रखिएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, तभी समझ में आएगा, ना तो नहीं समझ में आएगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जो हेमेटाइट है यानी कि Fe2O3 यानी कि 2Fe3 यानी कि 2Fe2O3 यानी कि जब हम Fe3O2 दो हम इसका अणु ले लेंगे, यानी कि Fe2O3 का 2 अणु और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्लस करके यानी कि दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा 2Fe3O4 यानी कि 2 हेमेटाइट प्राप्त होगा, यानी मैग्नेटाइट प्राप्त होगा। समझ गए ना बात को। तो 2 मैग्नेटाइट प्राप्त होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे सॉरी मैग्नेटाइट को यानी कि Fe3O4 मैग्नेटाइट को फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की 4 को कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे 3Fe प्लस 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाएंगे। फिर आप उसको क्या करेंगे, Fe यानी कि यहाँ पे फिर अभिक्रिया करेंगे क्या, Fe2O3 फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो यह क्या प्राप्त होगा, 2Fe प्राप्त होगा प्लस O2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। यह ऊपरी हिस्सा में होने वाला अभिक्रिया था। यह अभिक्रिया हम कितना समझाएं, इसको आपको खुद से बनाना पड़ेगा। सभी स्टेबल है, अभिक्रिया सभी स्टेबल, आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ यहाँ पे 4 गो क्या है, 4 गो Fe है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 होगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि यहाँ पे है, तो आप देख पा रहे सभी स्टेबल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मतलब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, निचले हिस्से में होने वाला अभिक्रिया क्या है, देख लीजिए। यहाँ पे निचले हिस्सा में क्या अभिक्रिया होगा वह बताते हैं। तो निचले हिस्सा में क्या अभिक्रिया होने वाला है, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए ऊपरी हिस्सा में वो हो गया, तो जो यहाँ से प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ से जो इसको हम ले लेंगे, इसको साथ अभिक्रिया करेंगे C से, कार्बन से। जब इसको हम अभिक्रिया करेंगे कार्बन से, जब निचले हिस्सा में अभिक्रिया होगा यानी कि FeO प्लस C कार्बन से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Fe प्लस CO प्राप्त होगा ना, यानी कि लोहा प्राप्त हो गया। जब इसको लेकर हम अभिक्रिया करेंगे, FeO प्लस C से कार्बन लेंगे, यानी कि Fe बाहर निकल जाएगा, CO बाहर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, यानी कि Fe प्राप्त हो गया, यानी कि हमारा लोहा प्राप्त हो गया, जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, यानी कि निचले हिस्से में होने वाला अभिक्रिया, यानी कि FeO ले लिए प्लस C से अभिक्रिया किए, यानी कि कार्बन से अभिक्रिया किए और Fe बाहर निकल गया, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गए, यानी कि हमको लोहा प्राप्त हो गया। फिर भी लोहा जो प्राप्त होता है वह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः प्राप्त धातु कांच धातु होता है। जो भी अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर करके छोड़ दीजिएगा, फिर भी लिख दीजिएगा तो अच्छी बात है। अतः प्राप्त धातु कांच धातु होता है जो पूर्णतः अशुद्ध यानी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, यानी कि जो भी प्राप्त यह धातु हुआ वो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, जिसमें 4% कार्बन तथा कुछ अशुद्धि सिलिकॉन और आर्गन उपस्थित रहते हैं। और सिलिकॉन और आर्गन दोनों के दोनों अर्धचालक है, मतलब क्या बोले अक्रिय गैस है, अर्धचालक नहीं, सिलिकॉन है अर्धचालक, तो दोनों के दोनों क्या है, मतलब अक्रिय गैस है। और पूछा जाता है क्वेश्चन अक्रिय गैस कौन है, और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों जो आप समझ लीजिए, कार्बन और सिलिकॉन और आर्गन जो कि बल्ब में भरने वाले गैस होता है, और सिलिकॉन जो अर्धचालक होता है। समझ गए, तो यह होता है, यानी कि समझ गए। अतः जो फिर से पढ़ने का प्रयास करता हूँ, प्राप्त धातु होता है कांच धातु होता है, जो पूर्णतः शुद्ध नहीं होता,
अतः 4% कार्बन कुछ अशुद्धि 4% कार्बन तथा कुछ अशुद्धि सिलिकॉन और आर्गन इत्यादि रह जाते हैं। मतलब फिर भी कितना शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन इतना तो वही में रह ही जाता है। तो चलिए यही था हमारा क्वेश्चन। तो कितना कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा ही है। बस आपको एक पन्ना भी इसको अपने से लिखने का प्रयास करें, फिर भी आपको हम PDF दे देंगे, लेकिन PDF से ज़्यादा मज़ा आएगा अपने से खुद इसको लिखने का प्रयास करें। और फिगर ड्रॉ करिए, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिगर नहीं लिखिएगा तो कोई बात नहीं, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे अगर इतना लिख दीजिएगा तो मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहते हैं। तो बस मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।